नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ये स्वागत मैं सिर्फ इसलिए नहीं करती हूँ कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। ये स्वागत मैं उन अधिकारियों का करती हूँ जो अच्छे से अधिकारी बनके हमारे देश में जगह जगह कैडर लेके जगह जगह अपनी पोस्टिंग लेके समाज को एक नई दिशा देंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। तो हमारा स्वागत और शुभकामनाएं दोनों स्वीकार करिए। खास तौर से मैं उन्हीं के लिए आज बात कर रही हूँ, बीपीएससी मेंस देने वाले हैं। ये वीडियो अगली बार जब 67वीं मेंस होगा उसमें भी काम आएगा। सामान्य हिंदी को लेके कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो रही है, उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, उन्हें डर है। क्योंकि सामान्य हिंदी का पेपर पासिंग मार्क्स का होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 33 नंबर आपको लाने होते हैं। लेकिन अगर उसमें पास नहीं होते तो आगे की प्रोसेस नहीं होती, आगे की कॉपियाँ चेक नहीं की जाती हैं। तो उसमें पास होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें पास होना इतना कठिन भी नहीं है जितना स्टूडेंट को कभी कभी लगता है। हमारा ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। इसमें पास होने की जो जो ज़रूरतें हैं इस पेपर के लिए मैं आपकी फुलफिल करूँगी। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें पढ़कर आप इस पेपर को आराम से क्रॉस कर लेंगे। 33 तो क्या 50+ नंबर बहुत आराम से ले आएंगे बिना किसी अलग से तैयारी की। सिर्फ ये एक वीडियो देखकर आप इस हिंदी के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। आपको कुछ भी अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ ये एक वीडियो देखिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा हिंदी, सामान्य हिंदी। बीपीएससी भी देने वाले हैं उनका। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम अभी देने वाले हैं आपको उनके। और जो लोग 67वीं के मेंस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑप्शनल और जीएस मेंस में भी कर सकते हैं। तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको जो दिख रहे हैं ये उसके बारे में जानकारी है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी आप वो जानकारी, पूरी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पुराने पेपर को से आपको डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। हमारे हाथ में ये जो बुक आपको दिख रही है ये पुराने आए हुए पेपर हैं पिछले 10 सालों के। तो हम आपको 65वीं बीपीएससी मेंस का जो पेपर है सामान्य हिंदी का वो उस पर बात करेंगे। आप ये आपके पास भी पुराना पेपर होगा, वीडियो पॉज करके पहले ये पुराना पेपर हाथ में ले ले, मैं कुछ बताऊंगी इस पे, इसको आप भी ध्यान दीजिएगा। इसमें आप सबसे पहले देखिएगा कि इसमें 9 प्रश्न हैं। कितने हैं? 9 प्रश्न हैं। 9 प्रश्न में इसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, समास है, ये इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे अंत में। आप इसमें से जुड़े रहिएगा। उसको देखने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहला प्रश्न आपका निबंध का है। किसका है? निबंध का पहला प्रश्न है जो 30 नंबर का है। आप लोग जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें आप कैसा भी लिखेंगे तो 10 मार्क्स का तो लिख ही लेंगे। 30 में से 10 मार्क्स का तो लिख ही लेंगे, आप कैसा भी लिखेंगे तब। दूसरा क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको सारांश लिखना होता है। ये 15 नंबर का है और इसमें हम मान के चलते हैं कि अगर आप कितना खराब सारांश और वो लिखेंगे तो आप 5 नंबर जरूर पा जाएंगे। कितना पा जाएंगे? 5 नंबर। इतनी आशा तो इसलिए भी की जा सकती है कि आप जीएस 1, जीएस 2 और ऑप्शनल का इतना अच्छे से तैयारी करके मेंस देने जा रहे हैं, पीटी पास करके आए हैं, तो इतना नंबर तो आप ला ही सकते हैं, 1/3। इसके बाद आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, ये भी आपका 10 नंबर का है।
10 वाक्य हैं, हम मान के चलते हैं कि 10 में से 5 वाक्य आप शुद्ध अवश्य लिख लेंगे। आप पूरा देखिएगा, अभी आप इस पर भी मत जाइएगा, अभी केवल हम बता रहे हैं, देखते जाइएगा। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। मुहावरे लोकोक्तियां हैं, ये आपकी 15 नंबर की हैं। इनमें से भी हम मान के चलते हैं कि आप 5 अंक पा लेंगे। इसके बाद आपको पूछा गया है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा पूछी गई है और उसके भेद 10 नंबर का है। इसमें भी हम मान लेते हैं आप 5 नंबर का कर लेंगे। इसके बाद पर्यायवाची हैं 5 नंबर के। आने तो चाहिए इसमें से आपके 5, लेकिन हम 2 ही नंबर जोड़ते हैं। 7वां आपका है वाक्य प्रयोग। ये तो बहुत आसान सेक्शन होता है। वाक्य दिया है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ये वाक्य प्रयोग भी 5 नंबर के हैं, हम मान के चलते हैं आप 2 नंबर इसमें ले लेंगे। 8वां है समास। ये भी 5 नंबर का है, इसमें हम 2 जोड़ते हैं। और 9वां है उपसर्ग। ये भी 5 नंबर का है, इसमें 2 नंबर जोड़ते हैं। ये 9 प्रश्न हैं। ये हमने 65th की बात की है। 65th में जो पेपर हुआ था उस पर हमने बात की। आप 64 भी देखिए, 63rd भी देखिए, तो केवल ये क्वेश्चन चेंज हुआ है और ये वाले क्वेश्चन में और इसमें कभी उपसर्ग की जगह प्रत्यय पूछ देता है। समास में कभी आपको समास के शब्द दे देता है, उनका विग्रह करना होता है, और कभी परिभाषा दे पूछ लेता है। यहाँ कभी संज्ञा की परिभाषा पूछता है, कभी सर्वनाम की, कभी विशेषण की, कभी क्रिया की। ये है आपके टोटल कितना क्वेश्चन हो गए? 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 2, 32, 2, 34, 2, 36, 2, 38। ये 38 हो गए जब हमने आपके मिनिमम टू मिनिमम जोड़े हैं। इससे कम तो आपके आएंगे ही नहीं। आप कुछ भी लिख देंगे तो इतने नंबर तो दे ही देगा, कुछ भी लिखेंगे तो भी इतने नंबर आ जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक में फेल होने की तो कोई संभावना है नहीं। आप कहीं से भी, आपके पास जो भी हिंदी की जो बुक हो उसमें जो पुराने पेपर में जो आए हुए शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, आप उन्हें एक बार बस पढ़ लें। मुहावरे जो आए हुए हैं उन्हें पढ़ लें, पर्यायवाची आए हुए पढ़ लें, और उपसर्ग प्रत्यय भी आए हुए आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये निकालना बहुत आसान होता है, बस एक रीडिंग लगा लें। आपको याद नहीं करना है, केवल जो पुराने पेपर में आए हैं उनकी रीडिंग लगा लें, हो जाएगा। मेन आपका है, इसमें भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो भी करंट टॉपिक देता है बहुत सरल निबंध देता है, बस आपको अपने शब्दों में लिखना है और आप लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारांश भी आप कर लेंगे। संज्ञा, यहाँ पे 4 चीजें पूछी जाती हैं। कभी संज्ञा की परिभाषा और भेद पूछ देता है, कभी सर्वनाम की परिभाषा और भेद पूछ देता है, कभी विशेषण की परिभाषा और भेद पूछ देता है, कभी क्रिया की परिभाषा और भेद पूछ देता है। और यहाँ समास में कभी तो समास विग्रह करने को दे देता है, कभी समास की परिभाषा पूछ देता है। तो हम आपको इन 5 टॉपिक पर पढ़ाने वाले हैं आज इस वीडियो में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और समास, इनकी परिभाषा, भेद और उदाहरण, ये हम आपको इसी वीडियो में पढ़ाएंगे। आप ध्यान से इसको देखिएगा और ये 4-5 जो भी परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे। ये मेरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। तो आप इसको देखिएगा वीडियो को। हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सबकी परिभाषाएं बताते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा पर। ऐसे तो ये पिछली साल भी पूछी थी, हो सकता ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी रिपीट भी कर देता है कभी कभी, तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल है। संज्ञा का अर्थ क्या है और संज्ञा के भेद क्या है, यही पूछता है। संज्ञा का अर्थ बताते हुए, संज्ञा की परिभाषा बताते हुए उसके भेद सावधारण बताइए। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी विशेष वस्तु, क्या परिभाषा है, किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव आदि का जो बोध कराते हैं, भाव, जीव आदि के नाम का बोध कराने, पूरा इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको परिभाषा इसी तरह लिख सकें आप। बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। डेमो में हमने एक दो वीडियो डाले हैं जनरल हिंदी के, लेकिन अगस्त से हम जनरल हिंदी शुरू करेंगे, 1 अगस्त से। अभी थोड़ी सी 66वीं जो बीपीएससी मेंस है आप लोगों की, उसकी वजह से हम अभी जनरल हिंदी और पॉलिटी दोनों को स्टॉप कर दिए हैं, पॉज कर दिए हैं, उसको हम इसके बाद पढ़ाएंगे। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, देखिए आपको तुरंत याद आ जाएगी। किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव, जीव आदि के नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आपको 2 वर्ड याद रखने हैं मेन, नाम का बोध और विकारी शब्द। संज्ञा क्या है, किसी का भी नाम का बोध कराए, यानी कि किसी का भी नाम संज्ञा कहलाती है। विकारी शब्द इसलिए लिखिएगा ताकि ये परिभाषा में अच्छा लगेगा। किसी भी नाम का बोध कराने वाला विकारी शब्द क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। किसी का भी नाम, आप इस शब्द रटना नहीं है कि वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव, जीव। अगर आपको ये शब्द याद नहीं आते तब भी आप लिख सकते हैं। किसी के भी नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं। आप अपने मन से लिख दीजिए। किसी व्यक्ति, भाव, वस्तु, जीव, जंतु, किसी के भी नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं, अब हमारे साथ रिपीट करिएगा। किसी भी व्यक्ति, भाव, वस्तु, जीव, गुण, इन सब के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को, विकारी शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी के भी नाम को, किसी के भी नाम का बोध कराने वाले, किसी के भी नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी के भी नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा नाम आरती है, ये भी संज्ञा है। आपका जो भी नाम है वो भी संज्ञा है। गंगा हो गया, हिमालय हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। किसी भी वस्तु, स्थान, भाव, जीव, व्यक्ति, किसी के भी नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण आप लिख सकते हैं, हिमालय हो गया, भारत हो गया, कोई भी नाम है। अब इसके भेद, संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? व्यक्तिवाचक संख्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इन्हें डिटेल में तो हम बाद में जब जनरल हिंदी का जो अगस्त से वीडियो
लॉन्च करेंगे बैच, उसमें बताएंगे, वो भी फ्री है, यूट्यूब पर ही रहेगा, आप लोग देखिएगा बाद में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए। अभी हम सिर्फ 66 में पास होने भर का आपको बता रहे हैं कि आप फेल ना हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। कौन कौन सी 5 संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यही नाम अगर आप यहाँ पे ये वाले नाम नहीं याद रख सकते तो यही नाम दे सकते हैं। किसी विशेष या किसी व्यक्ति, जाति, भाव, समूह या द्रव्य के नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इससे क्या होगा कि आपको इसके भेद भी याद हो जाएंगे साथ ही साथ। किसी व्यक्ति, जाति, भाव, समूह तथा द्रव्य के नामों का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, जाति, भाव, समूह तथा द्रव्य आदि के नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इससे आपको ये याद हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अगर आपको उदाहरण लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक में किसी का भी नाम लिख देंगे, जैसे राम हो गया, गंगा हो गया। ये किसको? व्यक्ति को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? एक व्यक्ति का। गंगा सिर्फ एक ही नदी का नाम है। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? किसी जाति विशेष का नाम बताना है, जैसे मनुष्य। जाति में मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये नहीं। जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, तो मनुष्य। ये गंगा व्यक्तिवाचक हो गया। ये एक किसी का पर्टिकुलर नाम है, पहचान है। अगर इसकी जगह नदी लिख दिया तो ये सभी नदियों को समाहित करेगी। इसमें गंगा भी शामिल होगा, मनुष्य में राम भी शामिल होगा। भाववाचक में जिसमें आपका भाव जगता हो, जैसे मिठास हो गया, यह आपका भाव है, इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि मीठा है। मिठास हो गया। जैसे घबराना हो गया, घबराना हो गया, दर्द महसूस करना हो गया। ये सब क्या है? भाव है। दुखी होना, खुश होना, ये सब भाववाचक संज्ञा में आएगी। समूह में आपका आ जाएगा, जैसे दल है, सेना है, ये सब आ जाएगा। और द्रव्य में कोई भी पदार्थ, द्रव्य का मतलब पदार्थ है, तो कोई भी हो जाएगा। पानी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, सोना मतलब गोल्ड, चांदी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, कुछ भी, कोई भी पदार्थ। तो हमें आशा है कि आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। किसी भी व्यक्ति, जाति, भाव, समूह या द्रव्य के नामों का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा आपको समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, वरना केवल वीडियो को आप 1, 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको एकदम रट जाएगा। अब हम सर्वनाम पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम की सीधी परिभाषा है वे शब्द, इसमें भी आप कह सकते हैं वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, तुम। अगर आप
बात करने में तुम, आप ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। या हम किसी के लिए जैसे कह रहे कि वो विनय ने ऐसा किया, तो हमने संज्ञा का इस्तेमाल किया। अगर हमने कह दिया उसने ऐसा किया, वह कह रहा था, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के भी 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद 6 भेद हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और प्रश्नवाचक। ये क्या है? सर्वनाम के 6 भेद हैं। बहुत सरल है। पुरुषवाचक, निजवाचक, पुरुष और स्त्री के दोनों नाम इसमें आ जाते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय अनिश्चय, संबंध, प्रश्न। पुरुष और निज, आप ऐसे भी ध्यान, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो याद कर सकते हैं। पुरुष की निजता का संबंध, निश्चय अनिश्चय, ये प्रश्न है। पुरुष की निजता का संबंध निश्चय है कि अनिश्चय है, ये प्रश्न है। आपके याद करने के लिए आपको ऐसे भी 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद ही हो जाएगा। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, तुम, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय अनिश्चय, संबंध और प्रश्न। ठीक है। पुरुषवाचक के उदाहरण में स्त्री और पुरुष दोनों का आता है। एग्जाम्पल चूंकि आपको देना है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल में मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया। चूंकि इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई भेद नहीं होता, तो ये दोनों में प्रयोग होते हैं। निजवाचक में स्वयं के लिए होता है, स्वयं का बोध होता है। आप, अपने आप, ये आप वो सर्वनाम वाला नहीं है। ये आप निजवाचक में, जैसे हम अपने आप कर लेंगे, आप ही, आप, जैसे हम अपने आप कर लेंगे, आपने आप ही मान लिया कि आप ऐसा करेंगे, तो आप ही, स्वयं ही का जो बोध आएगा वो निजवाचक कहलाएगा। निश्चय में जो चीजें निश्चय होती हैं, जैसे हम कहें यह बोर्ड है, यह सर्वनाम लिखा है, तो यह मतलब निश्चित है, हम इसी को बता रहे हैं। यह, वह, ये, वे, ये निश्चित चीजों की तरफ हम डिकोड करते हैं कि यह मेरा चश्मा है, वह आपका चश्मा है। ये जो यह वह करेंगे मतलब हम चीज को बता रहे हैं कि ये हम इसी चीज के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक होते हैं। अनिश्चयवाचक में आपका जैसे हो जाएगा कोई, उदाहरण दीजिएगा, कुछ, थोड़ा, ये क्या हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। हमें पता नहीं है, कोई कह रहा था मतलब नहीं पता है, वह कह रहा था मतलब हम किसी को बता रहे हैं कि कौन कह रहा था, कोई कह रहा था मतलब नहीं पता। संबंधवाचक में जैसा जो, वो, इस तरह से, जैसे उदाहरण के लिए जो आप कह रहे हैं ना वो हमने सुन रखा है, ये हम आपको बता रहे हैं ना, वो किसी ने हमसे कहा था,
तो ये संबंध जोड़ता है। और प्रश्नवाचक की तो आपको पता ही है, क्या, कौन, कैसे, जिसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगता है वो प्रश्नवाचक होते हैं। तो सर्वनाम आप समझ गए होंगे, वे शब्द जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्न। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये आपके सर्वनाम हो गए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम आपको विशेषण बताते हैं। विशेषण, विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम इसलिए कि कोई भी या तो संज्ञा होगा और जो संज्ञा नहीं है उसके स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होगा। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में ही हम बोलते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। कहीं कहीं आपको 3 भेद मिल जाएंगे, कहीं 4 मिल जाएंगे। आप 3 या 4 कोई भी लिखिएगा, गलत नहीं होगा। ऐसे ज्यादातर किताबें 4 भेद ही मानती हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाण वाचक। इन दोनों को कुछ किताबों ने एक साथ लिख दिया है, कुछ ने अलग अलग लिखा है, फिर भी आप 4 ही याद रखिएगा। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्या और परिमाण। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। वो परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गए? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सार्वनामिक में कौन से आएंगे? जो किसी की भी विशेषता बताएंगे, जैसे यह लड़का, वह किताब, तुझे यह और वह अंडरलाइन कर देना। ये आपके सार्वनामिक विशेषण है। गुणवाचक में क्या रहेगा? गुणों की विशेषता बताएंगे, जैसे काल के आधार पर नया, पुराना, पिछला, अगला, कोई भी। स्थान के आधार पर जैसे कह दें वो पंजाबी है, बिहारी है, पूर्वी है, इस तरह से कोई भी शब्द। स्थान के आधार पर रंग, रंग आपको पता है, कोई भी रंग। दशा, दशा मतलब स्थिति, दुबला है, कोई पतला है, मोटा है, गीला है, सूखा है, इस तरह के शब्द। गुण, वो भला है, बुरा है, होशियार है, पागल है, ये सब गुणों में आ जाएगा।
तो गुणवाचक हो गए। संख्यावाचक में 1 2 3 जितनी भी संख्याएं हैं वो सब, और पहला दूसरा इस तरह से 9वां 10वां ये सब किस में आ जाएगा? संख्या। जहां आपको संख्या दिखाई दे वो संख्यावाचक में हो जाएगा। अब परिमाण बोधक में नाप तौल, इसमें क्या आती है? नाप तौल आएगी। और नाप तौल में जैसे बहुत हो गया, थोड़ा हो गया, 1 किलो, ऐसे तो एक देख के आपको लगेगा ये संख्या है, लेकिन 1 किलो पूरा रहेगा तो वो परिमाण हो जाएगा, नाप तौल है। ये आपके विशेषण हो गए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्या विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब हम बात करेंगे क्रिया पर। किस पर बात करते हैं? क्रिया पर। क्रिया, क्रिया किसे कहेंगे? जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। क्रिया कौन कहलाता है? जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। क्रिया के 2 भेद हैं मुख्यतः, आपके लिए 2 ही पर्याप्त हैं। ऐसे फिर इनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा शब्दों में लिखना भी नहीं है, क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। ऐसे आप डायग्राम में भी लिख सकते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया कौन होगी? आ माने नहीं, कर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो, मतलब अगर लिखा है वह पढ़ता है तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। मतलब वो पढ़ता है लेकिन पता नहीं क्या पढ़ रहा है, वह सोता है, क्या हो जाएगा? ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन सकर्मक में क्या रहेगा? सकर्मक में जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ हो, यानी कि वह पढ़ता की जगह अगर हो वह पुस्तक पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह पानी पीता है, अगर सिर्फ पीता है लिखेंगे, वह पीता है मतलब अकर्मक क्रिया है, वह पानी पीता है मतलब सकर्मक क्रिया है। वैसे वह पीता है का एक अलग भी अर्थ निकलता है। जब कोई कहते वह पीता है मतलब पानी के सेंस में तो नहीं बोल रहा होता है, वह पानी पीता है। तो ये आपकी क्रिया थी। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक में वह पढ़ता है, वह सोता है, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिस वाक्य में कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है वो क्रिया सकर्मक कहलाती है। आइए, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, विशेषण हो गई, क्रिया हो गई। अब हम समास पे बात कर लें। इन्हीं 5 पर परिभाषा आती है, इनके अलावा किसी और चीज की परिभाषा नहीं पूछी जाती। तो आप इन 5 को अच्छे से तैयार कर लें। ये 5 आपसे 5 में से 2 उम्मीद है कि 2 पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में से 1, और समास भी 99% है कि समास की भी परिभाषा पूछी जाएगी। समास, समास क्या कहलाता है? समास
कहते हैं दो शब्द को ही पद भी बोलते हैं, दो शब्दों या पदों का मेल या योग। समास की क्या परिभाषा होगी? दो शब्दों या पदों के योग को समास कहते हैं। दो शब्दों या दो पदों के योग को या मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के योग को समास कहते हैं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्द कैसे? जैसे आप लिख लीजिए, एक शब्द कमल हो गया प्लस एक शब्द नयन हो गया, समास हो जाएगा तो कमल नयन हो जाएगा। समास विग्रह करने को दे दिया जाए तो आप कमल प्लस नयन करेंगे। यानी कि अगर कमल नयन शब्द आपको दे दिया जाए और कहा जाए इसका समास विग्रह कीजिए तो कमल और नयन अलग अलग कर देंगे। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि समास विग्रह कीजिए और उनके नाम बताइए, तो भेद के आधार पर आप नाम बता लेंगे। समास के भेद। समास भी आपके 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा है बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय। 3 के जोड़े में याद कर लो। अव्ययी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय। अव्ययी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय। अव्ययी में क्या होता है? पहला पद अव्ययी। आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हैं। मतलब पहला पद अव्ययी से मतलब हुआ कि पहला पद अधिक प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के लिए यथा संभव, प्रतिदिन। दिन को प्रति के आधार पर दिन का अर्थ बदल रहा है, यथा से संभव का अर्थ बदल रहा है, तो यथा संभव प्रतिदिन। तत्पुरुष में क्या है? अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। हम बहुत डिटेल में समास पढ़ाएंगे, लेकिन सामान्य हिंदी की जो श्रृंखला होगी और जो वीडियोस हम डालेंगे उनमें पढ़ाएंगे। अभी केवल हम वो पढ़ा रहे हैं जो आपके 66वीं बीपीएससी के जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए काम आए, और भविष्य में आपको 67वीं या जो भी देना है सब में ही काम आ जाएगा। एक वीडियो देखकर आप कम से कम बीपीएससी के मेंस का पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। जिन लोगों की अच्छी तैयारी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको इससे डर लग रहा है उनके लिए है, वो लोग जरूर देखें, और जिनकी तैयारी है वो भी रिवीजन के लिए देख सकते हैं। अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे स्वर्ग तो मेन शब्द हो गया, स्वर्ग प्राप्त, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। बहुब्रीहि में अन्य प्रधान होता है। समझिएगा, पहला पद प्रधान था, द्वितीय पद प्रधान था। 2 पद तो रहते ही हैं, क्योंकि 2 पदों के मेल से ही समास बनेगा, तो 2 पद तो रहेंगे ही रहेंगे। तो 2 पदों में जब पहला पद प्रधान हो तो अव्ययी हो गया, जब दूसरा पद प्रधान हो तो तत्पुरुष हो गया, और जब दोनों के अलावा एक तीसरा पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि हो जाएगा। अब तीसरा कहाँ से आएगा?
दो ही पदों का मेल है। तो देखिए उदाहरण के लिए देखिए गजानन, गज धन आनंद, दो शब्द हुए, लेकिन ये दोनों ही प्रधान है। इसका अर्थ तीसरा ही निकलता है, इसका अर्थ होता है गणेश। और गजानन में तीसरा ही पद प्रमुख होता है, क्योंकि गज प्लस आनंद का मतलब हुआ गज माने हाथी, आनंद माने मुख, हाथी जैसा मुख वाला। लेकिन इसका हमेशा प्रयोग कहाँ होगा? गणेश के लिए। ऐसे ही दशानन, उसका प्रयोग किसके लिए होता है? रावण के लिए। चतुर्भुज किसके लिए प्रयोग होता है? विष्णु के लिए। ऐसे शब्द जो किसी के लिए बिल्कुल रूढ़ी बन गए हैं वो बहुब्रीहि कहलाते हैं। द्वंद्व में क्या होता है? और छुपा हुआ होता है, और छिपा होता है। जैसे अगर आप लिख रहे हैं रात दिन, मतलब रात और दिन, और छिपा हुआ है, डैश लगा है या नहीं भी लगा है तब भी। भाई बहन, माता पिता, इस तरह का राम लक्ष्मण, ऐसे कोई भी शब्द हैं जिनमें डैश लगा है या नहीं भी लगा है तो बीच में और आना चाहिए था, और छिपा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। द्विग में गणना होती है, द्विग में गणना पद आता है। जैसे 1 2 3 4 ये सब आएगा, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे चौराहा हो गया, चतुष्पद भी लिख सकते हैं, चौराहा भी लिख सकते हैं। पंचनद, जहाँ 5 नदियों का संगम हो, जहाँ भी गिनती आएगी, गणना आएगी, वो कौन सा हो जाएगा? द्विग समास हो जाएगा। लेकिन चतुर्भुज, उसमें भी गणना है 4 भुजाओं वाला, लेकिन वो सिर्फ विष्णु के लिए होता है, उसमें अन्य प्रधान है, तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा। और कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है, यानी कि पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे नील गाय, गाय कैसी है? नीली। जैसे नील गाय, पीतांबर, पीला वस्त्र, ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो आपको 66वीं की जो फर्स्ट पेपर सामान्य हिंदी का होता है उसमें पास होने के लिए पर्याप्त है। हमें पूरा विश्वास है इस वीडियो को अगर आप अच्छा सा याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप सामान्य हिंदी का पेपर आराम से क्रॉस कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूरी हो, आप एक अच्छे अधिकारी बने। धन्यवाद।